हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो उस समय की सोशल कंडीशन रही थी और रिलीजियस कंडीशन उसके संदर्भ में वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। उम्मीद करती हूँ ये सभी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि जो पॉलिटिकल कंडीशन रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय उसकी चर्चा इसमें करूंगी। यदि हम यहाँ पे द पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में बात करते हैं या जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था रही थी इस संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस संदर्भ में हमें आज तक कोई भी क्लियर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है या कोई स्पष्टता किसी हम एक अंतिम कोई राय इस विषय में नहीं बना सकते हैं। इतिहासकारों के मध्य ये कंट्रोवर्शियल विषय रहा है। सभी इतिहासकार अपने अपने अनुसार इसका विश्लेषण करते हैं और अपना मत इसके विषय में आगे रखते हैं। अब इसी के संदर्भ में जितनी अधिक हम इसके विषय में यदि बात करना चाहें, क्या इसकी विशेषता रही थी, तो इसकी हमें चर्चा आगे इस वीडियो में करनी होगी। जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में इतिहासकारों, विद्वानों, पुरातत्वविदों, शोधकर्ताओं के मध्य मतभेद रहा है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में अभी तक इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में मृदभांड, बांटों और ईंटों के निर्माण में प्रत्येक उत्खनन स्थल में समानता दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में कश्मीर से लेकर गुजरात तक प्राप्त सभी वस्तुओं का एक समान होना एक शासक वर्ग की ओर हमें इशारा करता है। लेकिन एक शासक वर्ग के साथ साथ सिंधु सभ्यता एक राज्य के अधीन होने के संदर्भ में कोई ठोस आधार प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता शासक विहीन सभ्यता रही है तथा सभी निवासियों की सामाजिक स्थिति एक समान रही होगी। कुछ पुरातत्वविद का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासन विद्यमान नहीं रहा होगा तथा इतने विशाल क्षेत्र में सभ्यता के विस्तृत होने के कारण कई शासकों की उपस्थिति रही होगी। पुरातत्वविद इस संदर्भ में यह तर्क देते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी में अलग अलग शासक उपस्थित रहे होंगे और अलग अलग राज्य की उपस्थिति में से भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति को पुरातत्वविदों के द्वारा पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है तथा इसे प्रसाद का शासक वर्ग भी कहा गया है। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य और व्यापार की ओर अधिक झुकाव रहा था, इसलिए संभवतः यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक व्यापारी वर्ग से रहे होंगे। वर्ष 1946 से लेकर लगातार हुई खोजों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की परिकल्पना भी की गई है। उनका यह तर्क है कि सभ्यता के उत्खनन में योजनाबद्ध नगर निर्माण, नाप तौल के समान साधन तथा बेहतर स्वच्छ नगरीय प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की उपस्थिति रही होगी। अब यहाँ पे यदि इसके संदर्भ में जितने इतिहासकार हैं और इनका क्या मत रहा है, यदि हम उनकी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि ए.एल. बासम के द्वारा यह कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की भांति धर्म राज्य पर आधारित जो है उस समय की मेसोपोटामियन जो राजनीतिक व्यवस्था रही थी वह रही होगी। प्रोफेसर आर एस शर्मा ने इस संदर्भ में यह कहा है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति के नगरों में व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा। हंटर महोदय का विचार है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही थी। आगे यदि हम अन्य इतिहासकारों के विचार के विषय में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि मैके महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप पर विचार प्रकट करते हुए यह कहा है कि मोहनजोदड़ो में प्रतिनिधि शासक का प्रशासन रहा होगा। व्हीलर महोदय ने कहा है कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था धर्म गुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित रही थी।
सिंधु सभ्यता के अंतर्गत योजनाबद्ध निर्माण को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि नगर पालिका जैसी कोई सार्वजनिक संस्था का अस्तित्व जरूर रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार की हम टाउन प्लानिंग देखते हैं, सड़कों का निर्माण तथा नालियों का जो मेंटेनेंस होता था, इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो आज के जो म्युनिसिपैलिटी के जैसा कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उस समय जरूर रही होगी, जिस वजह से उस समय के जो शहर है वो इतने अधिक व्यवस्थित दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें गॉर्डन चाइल्ड के विषय में, तो उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता के निवास गृहों, सार्वजनिक भवनों, स्नानागारों, विभिन्न मार्गों आदि का नियोजन तथा व्यवस्थित रूप यह प्रमाणित करता है कि यहाँ का प्रशासन विकसित एवं संगठित रहा होगा। यहाँ यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी राजनीतिक व्यवस्था रही थी या उसका स्वरूप था, वह काफी प्रभावी रहा होगा तथा उसके कारण यहाँ के नागरिकों का जीवन सुरक्षित, शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित रहा था। पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन एवं प्रशासन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि सिंधु सभ्यता 2 राजधानियों वाला सभ्यता रहा था, जिसका शासन पुरोहित राजा 2 राजधानियों से चलाया करते थे। यदि हम बात करें बी स्टुअर्ट के विषय में, तो उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि हड़प्पा कालीन प्रशासन गुलामों पर आधारित प्रशासन रही थी। वहीं हम देखते हैं कि बीबी लाल जो हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि सैंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में रहे होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा। सिंधु लिपि के नहीं पढ़े जाने के कारण आज भी हम ये कह सकते हैं कि उस समय की राजनीतिक जो व्यवस्था रही थी वो किस प्रकार की रही थी, ये स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता है और यही कारण है कि इतिहासकार किसी भी एक मत पर आज तक नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन नगर नियोजन एवं संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त एक रूपता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन का कोई न कोई अस्तित्व निश्चित रूप से विद्यमान रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के प्रारंभिक चरण में जो प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक सत्ता व्यापारिक संगठनों द्वारा नियंत्रित रहा होगा। परंतु 1946 के बाद जैसे जैसे उत्खनन में दुर्ग, प्राचीर, पूर्व नियोजित नगर की संरचना सामने आई, तो इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया कि कोई न कोई ठोस प्रशासनिक तंत्र हड़प्पा सभ्यता में अवश्य विद्यमान रही होगी। प्राप्त पुरातात्विक सामग्री को अगर हम साक्ष्य माने तो ये कहा जा सकता है कि सैंधव प्रशासन में धर्म की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही होगी। इस संदर्भ में प्रोफेसर झा एवं श्रीमाली के द्वारा यह कहा गया है कि पुरातात्विक सामग्री से किसी नरेश के अस्तित्व का संकेत प्राप्त नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले लेने और उन्हें फिर कार्यान्वित करने के संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे एक सत्ता की उपस्थिति, विद्यमानता का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए हम हड़प्पा से प्राप्त उत्खनन सामग्रियों को देखें तो इनमें असाधारण एक रूपता दिखाई देती है। हम यह देखते हैं कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विभिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार बसाई गई थीं। इसका निर्माण किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई न कोई संगठन या नेतृत्व हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान रहा होगा। पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो से मिले विशाल भवन को एक प्रासाद मानते हैं और इसके आधार पर एक केंद्रीय सत्ता की उपस्थिति की कल्पना भी करते हैं। पुरातत्वविदों के द्वारा मेसोपोटामिया के इतिहास में उल्लेखित पुरोहित राजाओं के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति का उल्लेख करते हैं और इसके आधार पर राजनीतिक स्वरूप की कल्पना भी की जाती है। इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई न कोई एक राज्य शासक के अधीन रहा होगा। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं में समानता, नियोजित वस्तुएं, नियोजित बस्तियां, बाटों के आकार में एक समानता तथा बस्तियों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत एक समान नहीं हो सकते थे। कोई न कोई केंद्रीय सत्ता जरूर रही होगी जो एक समान निर्माण यहाँ पे हमें दृष्टिगोचर
होता है। राजनीतिक स्वरूप के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने यह भी मत दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में एक ही प्रकार के माप तौल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो एक केंद्रीय सत्ता के पक्ष में कल्पना को प्रोत्साहन भी देते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिका संगठन राजनीतिक स्वरूप के रूप में उपस्थित था और नगर पालिका संगठन की उपस्थिति के कारण ही हड़प्पा सभ्यता की गलियों तथा सड़कों की रक्षा एवं नालियों की समुचित व्यवस्था विद्यमान रही थी। कुछ विद्वान नगर पालिका संगठन के आधार पर एक विशाल राजनीतिक संगठन की परिकल्पना करते हैं। व्हीलर के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के साक्ष्यों के आधार पर वहां की शासन व्यवस्था को मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन बताया गया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कहीं से भी उपयुक्त तथ्य ज्ञात हुआ हो, धार्मिक प्रवृत्ति की प्रमुखता तो स्वीकार करनी ही होगी। सुमेर और अक्कड़ के पुरोहित राजा के समान हड़प्पा के मालिक भी अपने नगरों पर शासन करते थे। मंदिर के मुख्य देवता के हाथ में सुमेर नगर का अनुशासन और धन रहता था। यहाँ के देवता को पुरोहित राजा कहा जाता था। यहाँ पे व्हीलर महोदय का एक्चुअली यहाँ पे ये कहना है कि जो उस समय की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जिसे हम डिवाइड करते हैं सुमेरियन, बेबीलोनियन और अकेडियन सिविलाइजेशन में, स्पेशली यहाँ पे सुमेर और जो अक्कड़ सिविलाइजेशन रहा था उसमें पुरोहित राजा का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रहा था और माना यह जाता था कि इन्हीं के आधार पर उस समय की जो सभ्यता है इनका सर्वोच्च स्थान भी रहता था। उसी अनुसार व्हीलर ने भी अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो उस समय की पुरोहित वर्ग था उनका कोई न कोई प्रशासनिक तंत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा होगा। कुछ इतिहासकार सिंध क्षेत्र में पाए गए विशाल स्नानागार से सटे हुए भवनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जनतांत्रिक शासन प्रणाली निश्चित रूप से प्रचलन में रही होगी। अंत में निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि सैंधव लिपि के नहीं पढ़े जाने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था एक संवैधानिक राजा के हाथों में थी या जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रही थी संभव नहीं था, किंतु यह अवश्य प्रतीत होता है कि कोई न कोई शासन व्यवस्था अवश्य विद्यमान रही होगी। हालांकि जो पब्लिक असेंबली प्राप्त हुआ है उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ना कोई एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र हड़प्पन सिविलाइजेशन में जरूर रही होगी जिसने उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया था। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल कंडीशन के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।